बात महाराष्ट्र की, झारखंड की। महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार का आज आखिरी दिन है। झारखंड में 2 दौर में मतदान होना है। दूसरा दौर 20 तारीख को और महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रचार अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इस दौरान आज अब सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवी मुंबई में रैली की। महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करती है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। महाराष्ट्र का विकास ही हमारा लक्ष्य है। एनडीए नई परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा है, ये जेपी नड्डा ने कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में रहे। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का कद लगातार बढ़ा है, ऐसे देश में भी भाजपामय माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही होगा। झारखंड महाराष्ट्र के लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के साथ जुड़ें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज महाराष्ट्र के वसई में रैली की। कहा कि एनडीए की सरकार ने किसानों, मजदूरों और युवाओं का जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है। महाराष्ट्र की जनता एनडीए के इस अन्याय और भ्रष्टाचार का जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अघाड़ी को चैलेंज करके कहा, 2 साल तुम अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति देखी। ये बताता है कि अब एनडीए, महायुति एक नए कल्चर के साथ, एक नए परिभाषा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की, समाज की, महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है। हम आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारी सरकार प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। आज इस बात की राजनीति हम कर रहे हैं। कलिना विधानसभा में आज अपने भारतीय जनता पार्टी के और युति, महायुति के गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं। और जैसा कि आप सबकी जानकारी में आज इस राज्य चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में हम अपने एजेंडे को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः डबल इंजन की सरकार बने और जो विकासकारी नीतियां हमने अभी काम पे लागू की थी उसको और बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कलिना विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और साथ ही साथ सारे के सारे प्रत्याशी जीते, ये कामना के साथ मैं आया हूँ। मुझे इस बात का संतोष है, बदलते माहौल के इस दौर में चारों तरफ से जब पूरे देश में भाजपा का आधार बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी अपने विजय यात्रा चालू रख रही है, तो निश्चित रूप से पुनः महाराष्ट्र में एक बार महायुति की सरकार बनेगी, इसी अपेक्षा के साथ मेरी आज्ञा। और महाराष्ट्र में किस तरह की लड़ाई, सियासी लड़ाई दिख रही है इस विधानसभा चुनाव पर, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, बीते 2.5 दशक से मुंबई की राजनीति को बड़ी करीब से देख रहे हैं। जितेंद्र, इस विधानसभा चुनाव में अब वक्त समीक्षा का आ गया है कि दोनों दलों की जो रणनीतियां थी प्रचार की, वो किस तरह से ज़मीन पर अमल हुई और अब क्या स्थिति आपको दिख रही है? देखिए, अगर हम चुनाव प्रचार के आखिर के समय की बात करें तो ये देखने में आ रहा है कि दोनों ही तरफ से चुनाव प्रचार काफ़ी आक्रामक हो गया है और आखिर के दिनों में कुछ हिंसक वारदातें भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अमरावती में नवनीत राणा, जो कि बीजेपी नेता हैं, उनकी सभा में काफ़ी हंगामा हुआ, कुर्सियां चल गई, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया, वहां पर से हंगामे की खबर आई। फिर नागपुर की अगर बात करें, नागपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो चल रहा था, उस दौरान बीजेपी
बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई और इस जैसी झड़पें जो है अलग अलग इलाकों से छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। तो ये एक फीचर हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में जब आखिरी दौर में चुनाव प्रचार आया है तो वो शुरू हो गया है। अब बस चंद घंटे ही बचे हैं। यहाँ पर दो और भी बातें जो है अहमियत रखती हैं। एक तो ये कि शरद पवार ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है प्रचार खत्म करने से पहले। उनकी और अजीत पवार की दोनों की ही बारामती में रैली है। जब ये एक परंपरा शरद पवार ने बना रखी है कि जब पूरे राज्य में वो अपना प्रचार पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो आखिरी रैली वो संबोधित करते हैं वो बारामती में करते हैं और अजीत पवार भी अपनी आखिरी रैली बारामती में ही संबोधित कर रहे हैं। शरद पवार ने एक बड़ा बयान ये दिया है कि चुनाव नतीजे आने के बाद जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब तक इस मामले को लेकर सस्पेंस था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। शिवसेना लगातार दबाव बना रही थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दीजिए और चाह रही थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे को पेश किया जाए। लेकिन इसको लेकर शरद पवार ने सस्पेंस बना रखा था क्योंकि कांग्रेस भी विरोध कर रही थी कि चुनाव नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर बात होगी। लेकिन शरद पवार ने यह स्पष्ट कर दिया कि तीनों ही पार्टियों में से जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी की तरफ से होगा। तो ये एक काफ़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी आखिरी दौर तक चलता रहा। जिस तरह से राहुल गांधी ने अडानी को लेकर बीजेपी को घेरा है वो मसला भी छाया रहा, जिसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसका जवाब दिया। तो कुल मिलाकर तमाम बड़े नेता हर एक पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या राज्य स्तर के नेता हों, वो इस वक्त ग्राउंड पर हैं और चुनाव प्रचार के जो आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं उसमें अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों के दिन ही महाराष्ट्र में मतदान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार बस अब आखिरी घंटे में चल रहा है। 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 20 तारीख को लोग अपनी पसंद ईवीएम में दर्ज करेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण का जो हाल है और सुप्रीम कोर्ट से जो आज सख्त टिप्पणी सुनने को मिली है, उसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आज वो दिन आ गया। आज जो स्मॉग बना हुआ है या तो तेज हवा से टूटेगा या फिर बारिश से टूटेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। पोल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रैब 4 के माध्यम से काम कर रहे हैं कि उनको रिड्यूस किया जाए, लेकिन वो भी दिल्ली में लागू हो रहा है। दिल्ली के चारों तरफ उसकी भी कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई माई बाप भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि उन ग्रैब के नियमों का क्या होगा। मैं तो उस दिन हैरान था जब मैं गया डिपो के अंदर और देखा कि BS4 की बस फिर भी भेजी जा रही है। पूरे NCR में CAQM ने बैन लगाया। दिल्ली के बॉर्डर में इंटर तब की होगी बस जब भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर की सरकारों के सारे जिलों को क्रॉस की होगी। किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने भेज भी दिया वहां से। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी क्रिएट होने के बाद भी लोगों को जिस तरह से अकेला छोड़ करके मौन व्रत धारण की हुई है, इसके उलट आप एक बात सोचो कि अगर पंजाब 47,000 से 7,500 पे ला सकता है, यह क्या करिश्मा है कि 1,500 उत्तर प्रदेश में था, इस बार 2,500 हो गया। सारा सुप्रीम कोर्ट, सारा CAQM, सब कुछ एक तरफ और सबके आंख के सामने 1,500 की घटना 2,500 हो गई। और ये चार्ट भी केंद्र सरकार जारी करता रहता है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से आज प्रदूषण की समस्या भारत की नहीं, पूरा इंटरनेशनल मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गंभीरता को दिखा रहा है कि पूरा उत्तर भारत जिस समस्या की चपेट में है उसका समाधान 10 सालों में करने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज सकारात्मक परिणाम होते। सर, विंटर एक्शन प्लान जारी करते उस दौरान आपने कहा था कि अगर 450 से ऊपर जाएगा तो ऑड इवन लागू किया जाएगा।
तो क्या आप ये बताने की पोजीशन में कि ऑर्डिनल लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी क्योंकि जैसा ग्रैब 4 में अतिरिक्त कदम भी सरकारों को उठाने की सलाह दी गई है। हाँ जी। तो क्या कदम अतिरिक्त जो उठाए हैं अतिरिक्त कदम की जो आप बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और जो परिस्थितियां बनती हैं, दिल्ली सरकार हर निर्णय ले रही है, हर चीज पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे एक्शन ले रहे हैं। जो जरूरी कदम होगा, सारी चीजों का एक्सपर्ट्स के साथ हम लगातार संपर्क में हैं, हम वो कदम उठाएंगे। सर एक और सवाल है, आपने पराली की घटनाओं के बारे में बताया है, वर्क फ्रॉम होम को लेकर कोई चर्चा हुई क्या अभी, क्योंकि उसका भी निर्देश था कि वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जाए? जिससे मैंने कहा ना कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में से सुनवाई थी, कई चर्चाएं हुई हैं, उनके ऑर्डर्स आने के बाद उसके अनुरूप भी अपना एक्शन प्लान हम बनाएंगे। सर पराली को लेकर आपने आंकड़ा बताया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी 500 के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गया दिल्ली में, पिछले 24 से 48 घंटे में इन तीनों राज्यों में क्या आंकड़ा है? पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है, यूपी में कितना है? ये नंबर्स आपके पास अगर हैं तो बता दें। वो हम आपको डिटेल निकाल करके बता देंगे। मेरे पास जो आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिया टोटलिटी में। 2022 में इस दौरान 47,000 जड़े थे, पराली घटनाएं थी 15 अक्टूबर के बाद टिल नाउ, जो आज 7,500 पर आ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,500 घटनाएं थी, जो बढ़ करके 2,500 आ गई। डिटेल पर डे का भी डिटेल हम आपको दे देंगे। सर ये BS4 की गाड़ियों का आप आरोप लगा रहे हैं कि बॉर्डर से अभी भी एंटर हो रही है, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हम दिल्ली सरकार सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से। मैं तो खुद गया था, चेक किया और रोक दिया, फाइन लगा दिया। सवाल इसका नहीं है, दिल्ली सरकार तो सुबह से शाम तक काम करे, ये बहुत जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे दिल्ली को जो है, लोगों को जो है लाश बिछाने के लिए छोड़ दे, ये भी जरूरी है, उस पर भी काम हो। चारों तरफ से जब पोल्यूशन का धुआं दिल्ली की तरफ इंटर कर रहा है, तो दिल्ली के अंदर हम तो रोजाना सफाई कर रहे हैं, जितना सफाई करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बाहर से आ रहा है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो इस तरह से मौन व्रत क्यों धारण किए हुए, क्या उसकी जिम्मेदारी है। आज तक पर्यावरण मंत्री ने एक शब्द बोला, कोई पहल की, चिट्ठियां मैंने लिखी, क्या एक बैठक बुलाई? ऑनलाइन मीटिंग जो अगस्त में होती थी हर साल, वो चिट्ठी लिखते लिखते अक्टूबर में हुई। इतनी फुर्सत थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एक ऑनलाइन मीटिंग करके तीसरी कर लिया। भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश जिस तरह की इमरजेंसी में पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी और इसका समाधान देना पड़ेगा देश को। गोपाल जी, एनसीआर में जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, वो कितना बड़े कारक बन गए हैं, और मूल रूप से कौन से तत्व आप देखते हैं जिसकी वजह से आज दिल्ली की ऐसे? देखिए, एक फैक्टर नहीं है, अलग अलग फैक्टर हैं। डस्ट पोल्यूशन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन का भी कंट्रीब्यूशन है, ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो थर्मल पावर प्लांट है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो पोल्यूटेड फ्यूल पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली के अंदर अगर सीएनजी की बस चल रही है, इलेक्ट्रिक बस चल सकती है, तो एनसीआर में क्यों नहीं चल सकती है, क्यों नहीं चलाई जा रही? थैंक यू। गोपाल जी, एक सवाल सर, शादियों का सीजन है और इसी ग्रे सिचुएशन तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई है और कहा है कि बीजेपी नहीं कर रही है अपनी तरफ से जो जिम्मेदारी उसे निभानी चाहिए, वो नहीं निभा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। इसके लिए उन्होंने पराली जलने के आंकड़ों का हवाला दिया, कहा पंजाब ने काफ़ी काबू किया है इस पर, लेकिन उत्तर प्रदेश ने काबू नहीं किया। और इसके अलावा केंद्र सरकार पर भी गोपाल राय ने लगातार हमला किया, कहा कि इतनी फुर्सत बीजेपी के मंत्रियों को नहीं मिली कि वो इस मसले पर कोई अहम बैठक बुलाते और ज़रूरी निर्देश देते, ज़रूरी कार्रवाई करते। वक्त है एक ब्रेक का। चलिए, अब बारी है सीट की सियासत की, जहां आपको आज यूपी की अलीगढ़ सीट के बारे में, जहां विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वहां के बारे में बताते हैं। सीट सुरक्षित सीट पर इस बार क्या माहौल है, कौन कौन मैदान में है और क्या है चुनावी समीकरण, और जनता इस उपचुनाव को लेकर सोचती क्या है, हमारे संवाददाता रणबीर की ये स्पेशल रिपोर्ट।
तालों के लिए देश दुनिया में मशहूर है अलीगढ़। इस अलीगढ़ की एक विधानसभा सीट है खैर। खैर सीट इस बार किसकी किस्मत का ताला खोलेगी और किसकी किस्मत की चाबी अटक जाएगी, ये 13 नवंबर को तय होने वाला है। जी हाँ, किस्मत का ताला खोलने के लिए खैर विधानसभा सीट पर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बीते 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि प्रधान यहां से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार हाथरस लोकसभा सीट से उनके चुनाव जीतने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और खैर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। यूँ तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का खाता आज तक नहीं खुला, लेकिन जो दांव समाजवादी पार्टी ने इस बार चला है उसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर खैर सीट पर इस बार दावेदार कौन कौन है। इस सीट पर कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और कांग्रेस में रह चुकी चारू कैन को उम्मीदवार घोषित किया है। बीएसपी से पहल सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं आजाद समाज पार्टी से नितिन कुमार चोटेल और निर्दलीय के तौर पे भूपेंद्र कुमार धनगर और विपिन कुमार मैदान में है। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास। उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। फाइट मैं किसी से नहीं मार रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। बरसात में खैर क्षेत्रवासियों के जाम ना लगे, वहाँ पर खैर में रोज और जटारी में रोज लगने वाले जामों से लोगों को राहत मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सड़कें बनवाना, विद्यालय बनवाना, जो स्वास्थ्य संबंधी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को खैर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी धन मन धन से पूरी कोशिश से अपनी पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूँगा। खैर की लड़ाई समझने के लिए यहाँ का जातीय समीकरण समझना भी बेहद जरूरी है। खैर में मतदाताओं की संख्या 4,04,000 के आसपास है। इनमें 1.25 लाख के करीब जाट वोटर हैं, जो जीत और हार में बड़े फैक्टर माने जाते हैं। इसके अलावा 90,000 के करीब ब्राह्मण, दलित 50,000, मुस्लिम आबादी लगभग 40,000 और वैश्य लगभग 25,000 है। बाकी दूसरी जातियों के मिले जुले वोट हैं। समाजवादी पार्टी भले ही जाटलैंड कही जाने वाली खैर सीट पर आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई हो, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली चारू कैन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है। चारू कैन महिला हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं और उनके पति जाट बिरादरी के हैं, यानी कि दलित, महिला और जाट तीनों कार्ड खेल करके समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का खेल खराब करने की कोशिश की है। चारू कैन 2022 में बीएसपी के टिकट पर खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहीं और इस बार जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, चारू कैन कांग्रेस में चली गई और जब कांग्रेस ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया तो अचानक वो समाजवादी पार्टी में आए और उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर प्रत्याशी बना दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी दिलेर परिवार की तीसरी पीढ़ी से सुरेंद्र जैन को टिकट देकर के अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो सुरेंद्र दिलेर को भाजपा का प्रत्याशी बनाया है तो इसका भाजपा को लाभ मिलना निश्चित ही है। और दूसरा यह है कि यहाँ पर जो खैर विधानसभा सीट है वो जाट और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, तो यहाँ पर पिछले 2-3 बार से जो देखा जा रहा है कि वो भाजपा भारी मतों से हमेशा जीतती आई है, इसलिए भाजपा का पक्ष मजबूत लग रहा है। दूसरा ये है कि सपा का यहाँ पर खैर में कोई परंपरागत वोट नहीं है, सिर्फ सपा मुस्लिम वोटों पर और पीडीए के उस पर चल रही है। तो सपा कितना पीडीए वाला कर सकती है, ये मतलब वहाँ पर मतलब जब चुनाव में मतदान होगा या जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही पता लग सकेगा। खैर की जनता से जब हमने उनके मुद्दे पूछे तो जवाब कुछ इस तरह मिला। फाइट चारू कैन और बीजेपी के बीच में रहेगी। चारू कैन मजबूत प्रत्याशी है सब में। अब तो सुरेंद्र दिलेर जी वोट देंगे कमले मोदी योगी के नेतृत्व में देश की तरक्की कर रहा हूँ। आगामी चुनाव उपचुनाव है ये, उपचुनाव में यहाँ की जनता बीजेपी को ही लाइक कर रही है। हमारे खैर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, जो कि विधायक 2 बार बीजेपी के रहे, क्योंकि आज की डेट में सांसद हाथरस हैं अनूप प्रधान। आगामी चुनाव में किसे देखना चाहेंगे? बीजेपी,
जाटों का गढ़ कही जाने वाली खैर सुरक्षित सीट पर इस बार बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी पहली जीत की आस में बैठी है। और बात करें बीएसपी की, तो 22 साल पहले बीएसपी इस सीट पर जीती थी और इस बार इतिहास को दोहराने की कोशिश में लगी है। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता को ही तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। अलीगढ़ से अपने सहयोगी मोहम्मद अदनान और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर में तब्दील हो गया है। प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। इसे देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका असर फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। कल AQI 450 तक पहुंचा था और उसके बाद ग्रैब 4 लागू करने का फैसला किया गया था, लेकिन आज सुबह दिल्ली में AQI जो है वो 500 के ऊपर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में औसत AQI की अगर बात करें तो वो 481 तक है। NCR का हाल भी बहुत बुरा है। नोएडा में 384 और गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 AQI दर्ज की गई है। अब ग्रैब 4 लागू हो गया है, उसके बाद डीजल गाड़ियों के ऊपर पाबंदी है। उस पर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग भी बढ़ा दी है। जरा ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। दिल्ली का ये रूप तो आप देख ही रहे होंगे कि पूरे शहर में धुआं धुआं है, और इस धुएं के बाद यानी जो दिल्ली है वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। उसके बाद दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया है। ग्रैब 4 को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, और उनमें से एक प्रतिबंध ये है कि दिल्ली की सीमाओं से जो भारी वाहन हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, वो अंदर ना आने पाएँ, और जो गाड़ियाँ BS4 गाड़ियाँ हैं, BS3 हैं, वो भी सड़क पर नहीं चलेंगी। तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली फरीदाबाद यानी कि बदरपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो तमाम ऐसे वाहनों की जांच कर रहे हैं जो कि BS4 व्हीकल हैं, जिनके इंजन BS4 हैं, और उनका यहाँ पर चालान किया जा रहा है। जो BS4 गाड़ियाँ हैं उनका यहाँ पर चालान किया जा रहा है, और इसके साथ में जो कमर्शियल व्हीकल हैं, चाहे वो भारी वाहन हो या हल्के वाहन हो, उनके भी दिल्ली आने पर पाबंदी है। जो ज़रूरी सामान वाले व्हीकल हैं या जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उनको तो अंदर आने दिया जा रहा है, लेकिन जो गाड़ियाँ कॉमर्शियल हैं और जिनकी दिल्ली में ज़रूरत नहीं है, ऐसे सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आप देखिए कि यहाँ पर जो चालान है BS4 गाड़ियों को लेकर जो चालान है वो किया जा रहा है, और बदरपुर बॉर्डर पर आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो लगातार नज़र बनाए हुए हैं हल्के और भारी कॉमर्शियल वाहनों पर, और ऐसे वाहनों पर जिनकी ज़रूरत ऐसे समय में दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और सभी वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। दिल्ली में जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो इस समय 450 से 500 के बीच में है, और जिस तरह से पूरे शहर में धुआं धुआं हो गया है उसको देखते हुए अब ग्रैब 4 लागू होने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी यहाँ पर सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर इस तरह से लगातार जांच की जा रही है, ताकि जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों पर पाबंदी है उन गाड़ियों के चालान किए जाएं, और जिन गाड़ियों को दिल्ली नहीं आना है, जिन पर पाबंदी है, उन गाड़ियों को दिल्ली की सीमाओं में नहीं घुसने दिया जाए। तो ये कार्रवाई दिल्ली की तमाम सीमाओं पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रदूषण है उस पर किसी हद तक लगाम लग सके। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। कैमरे पर देखिए कैसे डीजल की बसें दिल्ली में आराम से आ रही। दिल्ली यूपी बॉर्डर का जो गाजीपुर का इलाका है वहां पर कोई सख्ती नहीं दिख रही। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मैं इस वक्त दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरठ से
रायबरेली से लखनऊ से जो गाड़ियां आ रही हैं वो आप देखिए कि यहाँ पर जो है, ये देखिए अब ये रोडवेज की है, डीजल गाड़ी है, ये डीजल गाड़ी है। और ये देखिए ये दिल्ली के अंदर चली गई और दिल्ली के अंदर ये जाके फिर जो है ये जाएगी आनंद विहार। आनंद विहार से जो है वो फिर वहाँ पर इनका साहिबाबाद बस अड्डा है, वहाँ पर जो है ये रुकेगी। इस तरीके के आप देखिए तमाम सारी जो गाड़ियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। एक और रोडवेज आ रही है, अब आप देखिए एक और रोडवेज मेरठ, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, यहाँ से ये आ रही होगी। और इसको देखते हैं कि ये सीधे दिल्ली के बॉर्डर पर जाती है या फिर लेफ़्ट मुड़ती है। ये देखिए ये लेफ़्ट मुड़ गई, यानी ये तुरंत उधर जो है साहिबाबाद जो बस अड्डा है वहाँ पर ये उधर से ही लेफ़्ट मुड़कर चली गई। तो ये जो बॉर्डर का इलाका है इसमें अभी भी गाड़ियों को रोकने के उतने सख्त इंतज़ाम नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेडिंग है। यहाँ पर एक समय किसान आंदोलन हो रहा था। ये देखिए ये गाज़ीपुर बॉर्डर का जो पुलिस बूथ है, लेकिन अभी लग रहा है कि ग्रैब 4 का कोई ऑर्डर लिखत पढ़त में जो है वो इन तक नहीं पहुँचा है। और यही वजह है कि अभी भी दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर इलाके हैं उनमें कोई आपको नहीं दिख रहा है। बेधड़क गाड़ियां जो है कोई भी चली आ रही हैं दिल्ली के अंदर। और ये जो रास्ता है ये NH9 का रास्ता है, यानी जो दिल्ली मेरठ हाईवे है ये उसका रास्ता है। ये देखिए एक और रोडवेज वहाँ से फिर से अब इधर दिल्ली की ओर आ रही है। तो ये आप देखिए कि अभी तक कोई पता नहीं है किसी को, या कोई जानकारी नहीं दी गई है, या ये हो सकता है CNG की बस हो, तो इसलिए जो है वो दिल्ली के अंदर आई हुई है, लेकिन CNG कहीं लिखा नहीं है। ये देखिए तो तमाम सारी गाड़ियां आ जा रही हैं। ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, एक और रास्ता है वसुंधरा की ओर वो चला जाता है। तो अभी दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी नहीं दिख रही है, जबकि अगर हम AQI देखें तो 450 से ऊपर पहुंच गया है। लोग खांस रहे हैं, बुज़ुर्ग और बच्चों को हिदायत दी जा रही है कि आप घरों के अंदर रहिए। लेकिन जिस तरीके की सख्ती दिखनी चाहिए, जिस तरीके की इमरजेंसी दिखनी चाहिए, जिस तरीके का आपातकाल दिखना चाहिए, उसकी अभी भी कमी है। कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासनिक सुस्ती का शिकार है ये पूरा सिस्टम। यही वजह है कि ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, अब ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण नहीं कम हो रहा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।